एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दैट मेंटल स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप इज नॉट देयर ना। आप इसको कैसे भेज दोगे आर्मी में? ये तो एक गोली की आवाज सुन के बच्चों की तरह रोना शुरू कर दे, बोलेगा मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, राइट? तो भाई ये नहीं कर सकता, ये इस तरह के काम ये इसको अब आर्मी में भेज दो, पुलिस में भेज दो, है ना, इस तरह के उसमें भेज दो, ये इसकी पैंट गीली हो जाएगी। बोलेगा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप प्रोफेशन को चूज करते हो, अब अगर हम आगे जो भी प्रोफेशन, आगे जो भी नंबर्स पढ़ेंगे ना, तो अब क्योंकि यू हैव फॉलन इनटू दिस प्रोसेस, है ना, अब आपको चीजें समझ में आ गई कि मैं कैसे आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी जो अगला नंबर हम पढ़ेंगे ना, वो नंबर पढ़ने के बाद प्रोफेशन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे कि उसको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, नंबर 3। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। एंड प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ चीटिंग कि मैंने उस रील में ये सुना था, वो सुना था। मुझे साथ में लॉजिक चाहिए, आप उसको उस प्रोफेशन में क्यों भेज रहे हो? है ना? ऐसा नहीं है मैंने मैंने ये रील में सुना था तो बोल देती हूँ फटाफट से चिपक करके, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है? तो अगर हम अब इसकी बात कर रहे हैं इमोशंस, सॉरी, प्रोफेशंस की, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं इन एनी फील्ड वेयर यू हैव टू डील विद द इमोशंस, वेयर एंड वेयर यू आर डीलिंग विद आर्ट्स ऑल्सो। मैंने अभी पीछे बोला था, ये दीज पीपल आर वेरी गुड इन आर्ट्स एंड इंटरेस्टेड इन आर्ट्स ऑल्सो। तो अगर कोई 2 नंबर वाला बच्चा कह रहा है कि मम्मा मुझे डांस सीखना है या मुझे पेंटिंग है, ये सब चीजें, तो क्या हम उनको अलाउ करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, है ना? अब ना ये प्रोफ़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके पास पेरेंट्स आते हैं, ये पूछने के लिए कि मैडम मेरे बच्चे ने 12th कर ली, बताइए इसको आपके हिसाब से किस प्रोफ़ेशन में भेजूँ मैं? है ना? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहला आंसर क्या दोगे आप? कोई भी मदर है, आपके पास 1 टू 9 नंबर्स ही होते हैं ना, 9 ही नंबर्स हैं ना, मतलब 9 ही ऑप्शंस हैं आपके पास। एक मदर आ गई, मान लो कुछ भी है उसके 1 टू 9, कुछ भी उसके बच्चे का पर्सनैलिटी नंबर है। आपने नंबर देख लिया ये है, आप किस बेसिस पे उसको प्रोफ़ेशन बताओगे कि ये कर लो? सबसे पहली बात, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने बोला ये नंबर पर्सनैलिटी नंबर है, मतलब ये आपको अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे रहा है, राइट? जब आपको पर्सनैलिटी ट्रेट उस नंबर से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इन्नेटली आपके अंदर वो आपकी नेचर वैसी है कि आप यही काम करना चाहते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास कोई भी पेरेंट्स ये पूछने आते हैं कि मैं क्या करवाऊँ बच्चे को, तो आप उनसे पूछिए हमारे बच्चे से बात कराइए। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। हाँ जी, कौन है? ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब आप किसी को भी प्रोफेशन सजेस्ट करेंगे, आप सबसे पहले उनसे ये पूछेंगे मेरी अपने बच्चे से बात कराओ, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है? अब बच्चा आपको 99% केसेज़ में वही इंटरेस्ट बोलेगा जो उसका पर्सनैलिटी नंबर है। तो अगर एक 2 नंबर वाला, अब लेकिन देखो क्या होता है ना, हम इंडियन पेरेंट्स हैं ना, हम बच्चे को फोर्स कर नहीं, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनाऊँगा, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनाऊँगा, तुम्हें तो आर्मी में ही भेजूँगा। अब मान लो 2 नंबर वाला बच्चा आ गया आपके पास, और पेरेंट्स आपके पास जब आते हैं ना, वो आपसे जब ये पूछ रहे हैं मैं इसको किस प्रोफ़ेशन में भेजूँ, तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जस्ट आपसे, लेकिन उनके दिमाग में पहले से एक प्रोफ़ेशन डिसाइडेड होता है, मुझे तो मेरे बच्चे को इसमें भेजना है। देखिए ना पंडित जी, क्या वो जा सकता है इस प्रोफ़ेशन में? मैं हम तो इसको कब से बोल रहे हैं, तुम्हें तो इसी में भेजेंगे। बस आपके मुँह से हाँ सुनना चाहते हैं, है ना? तो अगर मान लो कोई 2 नंबर वाला बच्चा है और उसके पापा खुद आर्मी में थे, अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी आर्मी में ऑफिसर बने। उसको बोला बेटा तू ना सीडीएस कर ले, तू ना ये कर ले, वो कर ले। वो बच्चा बेचारा बोल रहा है पापा मेरे से नहीं होता, है ना? तो हम बच्चे से अब बच्चे को पूछेंगे बेटा तुम्हें क्या करना है? बोलेगा देखो अंकल मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं आर्ट्स में कुछ करूँ, है ना? या फिर मैं या फिर मैं होटल इंडस्ट्री में कुछ करूँ। क्यों मैं होटल में इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में बहुत इंटरेस्ट होगा ना उसको, बीइंग नंबर 2, है ना? ही कैन बी अ गुड कुक, ही कैन बी अ गुड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बोलेगा मेरा तो मन कर रहा है मैं होटल इंडस्ट्री में कुछ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, है ना? मैं इंटीरियर डेकोरेशन में कुछ कर लूँ, है ना? मैं फैब्रिक डिज़ाइनिंग में कुछ कर लूँ, ठीक है ना? तो लेकिन पापा कह रहे हैं तुम आर्मी में जाओ। अब ना 2 चीज़ें होती हैं, एक मान लो कि किसी के पेरेंट्स माने ही नहीं कि तुम्हें तो बेटा भेजना ही आर्मी में है। अब बच्चे के पास कोई ऑप्शन है क्या? वो जाएगा आर्मी में। अब वो चला तो गया आर्मी, आप बोलोगे ये 2 नंबर वाला इंसान आर्मी में कैसे चला गया?
है ना? आपने तो सिखाया था कि 2 नंबर वाले लोग जाते नहीं आर्मी में। अरे यार, उसके फादर ने उसको ज़बरदस्ती भेज दिया, वो बेचारा क्या करे? है ना? अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो वहाँ पे अच्छा कर देखो 2 नंबर वाले इंसान को आपने आर्मी में भेज दिया, आपको लगता है वो अपनी जॉब को एन्जॉय करेगा? है ना? तो आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो जॉब हमेशा मजबूरी में कर रहे होते हैं, उनको इंटरेस्ट कुछ नहीं होता उसमें, है ना? और जब आप मजबूरी में कोई चीज़ कर रहे हो, आपको लगता है आपको उसमें तरक्की मिलेगी उस काम में? नहीं मिलेगी ना, ऐसे लोगों की प्रमोशन भी नहीं होती फिर। ऐसे लोगों को जॉब में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, कि लोग हमेशा स्ट्रेस में भी रहेंगे, क्योंकि एन्जॉय नहीं कर रहे ना अपना काम। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम एन्जॉयिंग टीचिंग, तो मेरे पास कितनी भी क्लासेस हो जाएँ दिन में, मुझे तो मज़ा ही आएगा ना। चाहे मैं थक भी जाऊँगी, लेकिन मुझे लगेगा नहीं यार मज़ा आ रहा है। है ना? क्यों? क्योंकि दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माय नंबर। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे कोई मेरे नंबर से रिलेटेड जो चीज़ नहीं है वो करने को बोल देगा, मैं बोलूँगी यार क्या ज़बरदस्ती करा रहे हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वो बोले तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, मेरे घर में ज़रूरत भी है पैसों की, मैं बोलूँगी हाँ, चलो ठीक है, पैसे के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ मन से तो नहीं होगा ना। तो ये डिफरेंस होता है। इसीलिए हम लोग नंबर से रिलेटेड प्रोफ़ेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप नंबर से रिलेटेड प्रोफ़ेशन में जाते हो, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो और ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि आप उस चीज़ को एन्जॉय भी कर रहे हो, आप उसमें एफर्ट्स भी डालोगे, फिर आप उसमें तरक्की भी करोगे, ठीक है ना? राइट? अभी अगर नंबर 2 की बात की जाए, कल हमने नंबर 1 के लिए बोला था कि ये लोग या तो लीडरशिप रोल्स में जाएँगे या फिर अपना बिज़नेस करेंगे, इन लोगों को हम बोलेंगे तुम जॉब मत करो। क्योंकि अगर ये जॉब करेंगे तो एन्जॉय करेंगे नहीं उसको, क्योंकि लोग ऑर्डर दे रहे होंगे, इनको मज़ा नहीं आएगा। अब अगर नंबर 2 की बात की जाए तो क्या हम इनको जॉब सजेस्ट करेंगे? क्यों करेंगे? यस, यस, यस। खुद तो वो कुछ भी डिसाइड कर नहीं पाते। वो बोलते हैं यार जॉब कर लूँगा, जैसे बॉस बोलेगा वैसे किया करूँगा, जितना काम मिलेगा वो करके घर आ जाया करूँगा, बस बात खत्म, टेंशन कोई नहीं लेता मैं। है ना? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं लीडर नहीं हूँ, तो मुझे जैसा बताया जाएगा वैसा कर सकता हूँ भाई। ऐसे लोगों के ऊपर अगर सिर पे कोई चीज़ आ जाए ना, भई आज तुम्हें सँभालना है, ये लोग पागल हो जाएँगे, आज क्या करूँगा मैं? है ना? ये लोग बहुत परेशान, स्ट्रेस में आ जाएँगे, यार आप आज बॉस चले गए और मुझे बोल के गए कि यू आर सेकंड इन कमांड हियर नाउ, है ना? ये लोग नहीं कर पाएँगे, ये बहुत स्ट्रेस में आ जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए इनको हमेशा क्या सजेस्ट किया जाए, क्या ऐसे लोगों को आप बिज़नेस के लिए हाँ बोलोगे? पेरेंट्स आएँगे बोलेंगे देखिए ना, मेरा ना गाड़ियों का बिज़नेस है मैडम, मेरा बच्चा है, क्या ये बिज़नेस मैं इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? अगर ये बच्चा 2 नंबर है, क्या हम हाँ बोलेंगे? हम बोलेंगे नहीं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, इस बच्चे के नाम पे बिज़नेस मत करना, ये नहीं चला पाएगा। ठीक है ना? सो व्हेन यू आर नॉट अ गुड लीडर, यू कैन नॉट बी अ गुड बिज़नेसमैन आल्सो, है ना? क्योंकि ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की भी कमी है। उस इंसान में कॉन्फिडेंस की ही कमी है जो हर चीज़ के लिए दूसरों से अप्रूवल ले रहा है। जो कॉन्फिडेंट इंसान होगा ना, वो किसी से अप्रूवल नहीं लेगा, राइट? ठीक है ना? तो इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, ठीक है? बहुत हेल्पफुल, कोई भी इनसे हेल्प मांग, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना लोग, तो इमोशंस में बह के दूसरों की हेल्प कर देते हैं। लेकिन देखो, जो इमोशनल इंसान होता है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल ओवर इमोशनल होना कमजोरी होती है ना? तो जब आप ओवर इमोशनल होके किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि सामने वाले जो बाकी दुनिया है वो इतनी तेज है कि वो आपको पहचान जाएगी, इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आपको फ़ोन करेंगे, "हेलो, तुम्हें पता है यार मेरे ना मदर बहुत बीमार हैं, सागर जी मुझे ना 20,000 रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो यार, देखो 2 दिन के बाद लौटा दूँगा।" आपने कन्फर्म भी नहीं किया कि बीमार है कि नहीं है, आपने कहा, "हाय! बेचारे की मदर बीमार है, कोई बात नहीं, तुम अभी ले लो मेरे से 20,000 रुपए।" अब आप द तीसरे दिन उसको फ़ोन करो, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया हुआ है उसने, और अपने दोस्तों को हँस-हँस के बता रहा है, "पागल इंसान है, देख मैंने झूठ बोला ये मान गया।" तो ऐसे लोग दूसरों की हेल्प बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब इनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता। नंबर 2 की हेल्प कोई नहीं करता, ठीक है? ने जनरली एक चीज़ देखी है, जब घर में जो मदर होती है ना, वो बेचारी सबके लिए भाग-भाग के कर देती है, लेकिन जब मदर का नंबर आता है ना, जैसे मान लो कहीं पार्टी में जाना है, वो सबको तैयार कर, लेकिन जब उसका नंबर आता है, "तुम करती क्या रहती हो यार? लेट हो गए तुम्हारी वज़ह से, ये हो गया, वो" उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, है ना? उसके लिए कोई नहीं बोल रहा, "यार उसको भी तैयार होने दो, वो सबके लिए कर रही थी।" ठीक है ना? सो दिस इज़ हाउ नंबर 2 दे ऑलवेज़ आर प्रेज़ेंट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कोई नहीं आता।
ठीक है? सो इसलिए हम इनको एक सजेशन क्या देंगे कि भाई थोड़ा, हालाँकि ये लोग करेंगे नहीं, हाँ, सजेशन सिर्फ़ बोलने के लिए ये लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे। कोई भी नंबर कोई सजेशन फ़ॉलो नहीं करता है, क्योंकि आपकी नेचर थोड़ी ना आप ऐसे ही चेंज कर लोगे, ठीक है? नहीं होती ना। तो इनको ये सजेशन दिया जाता है कि भाई थोड़ा दिमाग खोल के चला करो, दिल को थोड़ा थोड़े टाइम के लिए बंद रख लिया करो, बोले यार होता ही नहीं है, क्या करूँ? ठीक है ना? तो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं करता इनका। इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू से, बट ठीक है, राइट? ठीक है? अब इन लोगों को हमेशा मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है दूसरों की। मतलब मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, इनको मॉरल सपोर्ट चाहिए किसी से, ठीक है? वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, घर का कोई और फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। इनको एक इंसान चाहिए जो इनको सँभाल के रखे। जब कोई एक अच्छा इंसान इनको मिल जाएगा सँभालने के लिए, तो फिर ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इनको, जैसे आपने देखा कि बचपन में जब आप सबको पापा ने या मम्मी ने साइकिल सिखाई होगी, है ना? बचपन में ना हर एक बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है चीज़ें सीखने का, बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम साइकिल की एग्ज़ाम्पल लें, तो मान लो पापा ने सिखाई होगी, तो पापा ने कहा होगा, "हाँ बेटा, मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है, तू चला-चला, नहीं गिरेगा, नहीं।" बोले, "पापा देखो गिरने मत देना।" "नहीं, नहीं बेटा, मैंने पकड़ा हुआ है।" और पता चला कि पापा ने पकड़ा भी नहीं था और इसने चला भी लिया, है ना? वो क्यों चला लिया? क्योंकि बच्चे को लग रहा है मेरे पीछे कोई है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल था तभी तो उसने चला लिया ना, है ना? उसमें ये क्वालिटी थी कि वो सीख सकता था। तो द सेम थिंग हैपेंस विद नंबर 2 आल्सो, उसमें पोटेंशियल होता है, बस उसको एक पुश की ज़रूरत होती है, जो उसको किसी से मिल जाना चाहिए तो वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। अगर इसके साथ कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह की सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट नहीं है, तो ये लोग कभी भी अपनी लाइफ़ में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? ठीक है? अब एक चीज़ जो लास्ट है ना, वो मैं आपको, जो बहुत अच्छी है, बुरी भी है, आई डोंट नो आप इसको कैसे इंटरप्रिटेशन आपकी होगी, कि ये लोग, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। मेमोरी शार्प होने का मतलब पता है क्या है? ये लोग हर चीज़ याद रखेंगे, कि आज से 20 साल पहले मेरी सास ने मुझे ये बोला था, वो बात नहीं मुझे कभी भी भूलती है। ठीक है? आज से 50 साल पहले इसने मेरे लिए ₹10 निकाले थे अपनी जेब में से, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ठीक है? मतलब अच्छी और बुरी दोनों बातें ये लोग साथ रखते हैं और उसके बेस पे किसी भी किसी भी रिलेशन को जज करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? अब चाहे सास इसको अपना सारा सोना उठा के दे दे, सब जायदाद इसके नाम पे कर दे, लेकिन इसके दिमाग में ना, इसके दिल में एक वो रहेगी, खटास रहेगी कि एक बार मेरी सास ने मुझे ये बोला था, है ना? वो अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी कभी भी। या जो लड़का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको याद होगा कि मेरी वाइफ ने एक बार मुझे ये बोल दिया था कि तुम तो अपनी मम्मी के पीछे-पीछे घूमते रहते हो। ठीक है ना? तो इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अब ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चों के तो काम ही आएगी ना एग्ज़ाम्स में और ये सब चीज़ों में, अच्छी बात है मेमोरी शार्प है। लेकिन रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, तो यार रिलेशनशिप कैसे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भूलनी पड़ती हैं। तभी रिलेशनशिप चलेंगे, ऐसे तो नहीं चलते। अगर आप हर छोटी-छोटी बात को याद रखेंगे, और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कड़वी ज़्यादा है, मीठी कम होती है। लेकिन दैट इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। आप उस चीज़ को झुठला नहीं सकते। आपको उनको साथ लेके चलना ही पड़ता है, तभी घर में शांति रहेगी। नहीं तो रोज़ कितनी चीज़ें होती हैं सास-बहू के बीच में, अगर सब च चीज़ें याद रखने लगेंगे फिर तो नहीं चल पाएगा ना। तो वहाँ पे ये चीज़ गलत भी है। ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट उम दिस थिंग नंबर 2। ठीक है? अब अगर हम इनसे जो नंबर 2 से रिलेटेड जो लोग होते हैं, अगर मतलब मेन होते हैं, सॉरी लेडीज़ होती हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उनके लिए सबसे पहले सजेशन क्या होता है कि डोंट गेट मैरिड टू सून इन योर लाइफ। ठीक है? अर्ली मैरिज इनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? नंबर 2 वाली लड़कियों को कम से कम 25-26 साल के बाद शादी करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नंबर 2 से रूल्ड हो, है ना? आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो, और इमोशनल होके देखो क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, या फिर एक मैरिड लाइफ कैसे चलती है, जब आप में एक समझदारी होती है तब, है ना? जब आप हर छोटी चीज़ को लेके रो रहे हो और छोटी बात में हर्ट हो रहे हो, आपको लगता है वो चीज़ें चलेंगी फिर? नहीं चल पाएँगी ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन लड़कियों को थोड़ा वेट करना चाहिए, ताकि वो थोड़ा इमोशनली मैच्योर हो जाएँ, तब शादी करें। नहीं तो उनकी लाइफ़ तो रोते-धोते ही निकलेगी ना। मुझे मुझे मेरी सास ने ये बोल दिया, मुझे पति ने, ननद ने, हेलो मम्मी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना, छोटे बच्चों की तरह करेंगी।
है ना? तो वी ऑलवेज़ एडवाइस देम कि थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी आने दो, उसके बाद शादी करना। ठीक है? तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न व्हाई दे आर एडवाइज्ड टू गेट मैरिड अ बिट लेट इन देयर लाइफ। ठीक है? इनको बोला जाता है कि भई अगर आपको अगर अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है तो हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में ना इनकी हेल्थ आपको आपको दिखेगा 2 नंबर वाले लोग ना बीमार बहुत ज़्यादा रहते होंगे। क्योंकि सारी एनर्जी तो उनके इमोशंस में जाती है ना, बॉडी का तो ध्यान रखते नहीं ना वो। ठीक है? तो इसलिए इनको बोला जाता है कि भई अपने अपनी सेहत का उसको भी देख लो भाई, बॉडी भी तुम्हारी एक्जिस्ट करती है, तुम्हारा दिल ही नहीं है बस, है ना? बाकी पूरी बॉडी भी है, उसको भी देखो, ठीक है? जनरली इन लोगों के लाइफ पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनको जनरली बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर 2 पर्सनैलिटी नंबर 2 29 ऑफ एनी मंथ से बन रहा है या फिर 28 हाँ 29 से अगर बन रहा है, तो जनरली आप देखोगे इन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। ठीक है? डिवोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है? 29 बॉर्न जो लोग होते हैं इनके डाइवोर्सेस भी होते हैं और मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है? अब मल्टीपल अफेयर्स क्यों होते हैं या ये सब चीजें क्यों होती है उसका भी मैं रीजन बताती हूँ। नंबर 2 इज नॉट ओनली अबाउट इमोशंस और इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटी। है ना? जैसे सूर्य सिर्फ एक है लेकिन बहुत गर्म है, लेकिन उसकी गर्मी से हम जिंदा रहते हैं। वैसे ही चाँद भी सिर्फ़ एक है, शीतल है लेकिन दिखने में भी बहुत सुंदर है। ऐसा ही है ना? आप देखो जब आप छत पे जाते हो ना रात में कितने तारे होते हैं, आपका ध्यान उन पे नहीं जाता, आपका ध्यान हमेशा चाँद पे ही कितने गाने हैं यार। और तो और लोगों ने बोला मेरा महबूब भी चाँद के टुकड़े की जैसा है ऐसे करके, बोलते हैं ना हम। तो इसका मतलब चाँद एक ऐसा पैरामीटर है ऑफ ब्यूटी जिससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई और नहीं चीज़ हो सकती है, तभी तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो जो चाँद आई मीन सॉरी जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं ना, वो लोग भी आप देखेंगे बहुत सुंदर होंगे, बहुत सुंदर लोग होंगे। अब सुंदरता का मतलब ये नहीं होता आप गोरे हो, हालाँकि ये लोग गोरे भी होते हैं, ठीक है? अब मैं ये स्पेसिफिक पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये लोग बहुत गोरे-गोरे वाले दिखने वाले लोग होंगे। दूसरी चीज़ दे विल हैव राउंड फेस, प्लम्प फीचर्स, ऐसे बोनी फीचर्स नहीं दिखेंगे, बोनी फीचर आपको किसमें दिखेंगे? नंबर 1 में, है ना? प्लम्प फेस होता है इनका, गोरे-गोरे, कोमल-कोमल से दिखने वाले लोग, है ना? जैसे वो ऐड आती थी ना पॉन्ड्स की गुगली-मुगली ऐसे करके वाली, वैसे वाले लोग दिखेंगे आपको, ठीक है? फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ये, फिज़िकली वीक लोग होते हैं। मेरे से तो 10 किलो वेट भी नहीं उठाया जाता है ना? एक लड़की है जो पीछे से सिलेंडर उठा के आ रही है, ये कह रही है मुझसे तो ना ये 10 किलो का आटे का वो भी नहीं उठाया जा रहा। पीछे वो कह रही पागल है, दे पकड़ा मुझे मैं लेके जाती हूँ घर पे। मैं दोनों चीज़ें ले जाऊँगी एक साथ, है ना? तो ये अब मान लो इसको कहीं उठाना पड़ भी गया, घर आके बोलेगी मम्मा आपको पता है मुझे मोच पड़ गई क्योंकि मैंने आज 5 किलो सब्ज़ी उठाई थी। मम्मा बोली ओ मेरा बच्चा आ जा इधर तेल लगा देती हूँ। है ना? तो मतलब बहुत बहुत फिज़िकली वीक लोग होते हैं, ये लोग नहीं वो कर पाते। ठीक है? अ, 29 अरे टेंशन मत लेना अब आपको लगेगा डिवोर्स हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हमने जो भी 2 नंबर के बारे में पढ़ा है ना, वो 29 में जैसे जो 29 की आप बात कर रहे हो, उसमें कहीं आपको लग रहा है वो फिट नहीं हो रहा, है ना? कि वो तो बड़ी बॉसी नेचर की है। चलो अब मैं थोड़ा-सा आपको टीज़र देती हूँ। तो जो मैंने आपको कहा 2 नंबर देखो, 1 नंबर जो होता है ना, उसको पता है इतना इमोशंस है, इतना है, इसको इतना एक्सप्रेस करें, वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग, है ना? इतना बोलना है, इतना चुप रहना है। 2 नंबर एक्ज़ैजरेट करता है चीज़ों को। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है आप उसको थप्पड़ भी मार दोगे ना, बोलेगा मम्मा छोड़ो ना यार मैं खेलने जा रहा हूँ। दूसरा बच्चा आप उसको घूर के भी देख लोगे ना, वो इतना शोर मचाएगा, हाय! मुझे मम्मा ने ऐसे कर लिया।
अब जब ऐसा हो जाता है तो बात किसकी मानी जाती है? जो शोर मचा रहा है ना? "अरे चुप हो जाओ, मत करना, देखो क्या चाहिए तुम्हें बताओ।" सो दिस इज़ देयर वे टू हाँ, तो दिस इज़ देयर वे टू इम्पोज़ थिंग्स ऑन अदर्स। देखो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, वो उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद उनको दुनिया में ज़िंदा भी तो रहना है, सर्वाइवल मोड में भी तो आएँगे ना कभी ये लोग, कि यार मैं अपनी बात कैसे मनवाऊँ? तो चलो रो-धो लेती हूँ, मुझे तो यही आता है करना। नहीं तो चलो अभी उस बात पे नहीं आएँगे। अभी उस बात पे हम नहीं आएँगे कि क्लेश क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उसको भी डिकोड करेंगे आगे जाके बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो देखो मैं एक चीज़ आपको और पहले क्लियर कर देती हूँ कि हर एक नंबर में, हर एक जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 3 या 4 डेट्स पे आता है, ठीक है ना? तो हर एक डेट का भी अपना एक अलग जैसे हम कल ही किसी ने पूछा था ना कि डेट के हिसाब से क्या तो उससे भी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अगर हम 29 की बात कर रहे हैं, ये हालाँकि ये बहुत एडवांस उसकी बात है, स्टडी की बात है, अभी तो आप बेसिक ही सीख रहे हो। लेकिन अगर 29 की बात की जाए तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है? यहाँ पे मार्स की एनर्जी बहुत हाई है, तो मार्स कैसा होता है? मार्स बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है। हाँ, तो अगर अगर मैंने जो सोच लिया है कि मैं सबको उल्लू बनाऊँगी, तो मुझे साहस कहाँ से मिल रहा है? मार्स से बोल रहा है, "बना ना यार, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कर क्या करना है।" ठीक है ना? अरे नहीं, मैं आपकी बहू की बात नहीं कर रही हूँ यार, 1 सेकंड रुक जाओ आप। राइट, अभी हम किसी के बारे में पर्सनली कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि जो हम अभी फंडामेंटल में पढ़ेंगे, दिस इज़ जस्ट अ टीज़र ऑफ व्हाट यू कैन डू विद दिस थिंग अ, नंबर्स, है ना? हम लोग पर्सनैलिटी को कैसे डिकोड करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है? हमें जो दिखता है वो झूठ है और जो नहीं दिखता है वो सच है, वो कैसे पता चलेगा वो भी सीखेंगे। ठीक है? क्योंकि इंसान अपने आप को जैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कभी-कभी वो दिल से वैसा नहीं होता है। वो उसका सर्वाइवल मोड होता है ना? तो हमें वो चीज़ भी कई बार क्या होता है इंसान के दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ुबान का बहुत कड़वा हो जाता है। क्योंकि सिचुएशंस वैसी होती हैं कि उसको लगता है मैं कड़वा बोलूँगा तो ही सर्वाइव कर पाऊँगा। ठीक है? तो इसलिए अभी इट इज़ टू